अब आप मेरे कोर्सेज को एमएम एकेडमी ऐप पर एंजॉय कर सकते हो, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है पूरी तरीके से। उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है आने वाले दिनों में उस पर भी आने वाले हैं, जैसे कि जियोग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर जो है वो भी चल रहा है, मॉक टेस्ट आने वाले हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आने वाली है। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐप पर देखने को मिलेगी जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बना सकती है। और ये सिर्फ यूपीएससी के लिए ही नहीं, तो यहाँ पर आपको सीएपीएफ, सीडीएस, स्टेट पीएससी, बहुत सारी एग्जाम्स के लिए ये जो कोर्सेस है बेनिफिशियल रहेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको जो एमएम एकेडमी ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसी के साथ साथ आपको पीडीएफ भी वहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगी, जिससे कि आप रिवाइज कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आपको वहाँ पर डेमो लेक्चर जो है वो भी देखने को मिलेंगे। डेमो लेक्चर्स आप एंजॉय कर सकते हो, आप देख सकते हो किस तरह की क्वालिटी है। हाईएस्ट क्वालिटी आपको मिल रही है, हाईएस्ट क्वालिटी। और यहाँ पर फिर उसके बाद अलग अलग प्लान्स जो है वो आपको नजर आएंगे। तो जितने भी वेरियस प्लान्स है, मतलब 1 महीने का है, उसी के साथ साथ 90 डेज़ का है, 180 डेज़ का है, 365 डेज़ का है, इवन 2 ईयर्स का भी है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो 2022 में एग्ज़ाम देने की, तो फिर आप 2 साल का प्लान ले सकते हो आराम से, निश्चिंत रहकर। उस टाइम तक तो इतने सारे कोर्सेस आ जाएंगे, इतनी सारी बैचेस हो जाएगी, इतनी सारी चीज़ें आपको ऐप पर अवेलेबल रहेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत सही तरीके से हो जाएगी। इवन 1 साल के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब जो 2021 में देना चाहते हैं, उनके लिए भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर मोस्टली जो प्लान्स आप देखोगे तो 1 साल का और 2 साल का काफ़ी कम है। इतने मिनिमल रेट पर आपको सब कुछ मिल रहा है। और ये जो प्लान्स है ये बढ़ जाएंगे, जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएगी। इसलिए जल्द से जल्द जो आप सब्सक्रिप्शन है वो लीजिए। आपको वेरियस इससे आप यहाँ पर पे कर सकते हो, जैसे कि डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, भीम है, नेट बैंकिंग है, एंड इवन यूपीआई भी है। तो यहाँ पर यूपीआई के थ्रू भी आप पे कर सकते हो, तो काफ़ी बेनिफिट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस। तो आज हम 4 जुलाई के जो एमसीक्यूज है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है। चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मयूर मोगरे सर्च कीजिए। और ऐप अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द फॉलो कीजिए और सवालों के जवाब दीजिए। तो पहला सवाल यहाँ पर आता है कि आपको यहाँ पर हाईएस्ट एक्कोलेट्स कोई भी यंग पर्सन जो है वो रिसीव कर सकता है सोशल एक्शन या फिर ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए। तो इसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। मतलब निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक प्रशंसा के रूप में माना जाता है, जो एक युवा व्यक्ति को सामाजिक कार्यवाही या मानवीय प्रयासों के लिए प्राप्त किया जा सकता है। तो इको हीरो अवार्ड्स, या फिर डियाना अवार्ड्स, या फिर इंटरनेशनल जूनियर इनोवेटर अवार्ड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अगर आप जवाब देखो तो देखिए, जब हम जवाब देते हैं तो ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करना भी एक ट्रिक का काम होता है। मतलब यहाँ पर अगर आपको जवाब नहीं पता है, फिर भी लॉजिकली आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जो जवाब है वो दे सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो तो बट ऑब्वियस है कि जब इस तरह क्वेश्चन आया है तो नन ऑफ दी अबव ये जवाब रहने के कितने चांसेस हो सकते हैं। बट ऑब्वियस है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5%, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसीलिए इसे सीधे तरीके से कट कर देना है, मतलब ये जवाब तो नहीं ही होगा। उसी के साथ साथ अब ये तीनों में आपको कन्फ्यूजन रह सकता है। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा लॉजिक जो है वो लगाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इंटरनेशनल जूनियर इनोवेटर अवार्ड, अब यहाँ पर सोशल एक्शन की बात की गई है, तो इनोवेशन यहाँ पर बात आ रही है। ठीक है, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ इनोवेशन की बात हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये भी आप कट कर सकते हो लॉजिकल बेस पर। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जब आपको जवाब पता ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इको हीरो अवार्ड यहाँ पर बात की गई है और डियाना अवार्ड्स बात की गई है। अब यहाँ पर अगर आप देखो थोड़ा लॉजिकल, देखिए थोड़ा हम लॉजिकल जा रहे हैं, हम इसको कुछ भी आइडिया नहीं है ना, जो ऑप्शंस दिए गए कोई भी आइडिया नहीं है हमें। यहाँ पर मैं आपको एक कला भी बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो जवाब देना है ये कला है, ध्यान दीजिएगा। प्रीलिम सॉल्व करना ये 60% जो है ये आपका नॉलेज होता है, लेकिन 40% ये कला होती है कि 60% को कैसा इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, इको मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो, या तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकता है, या तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है। तो उसमें अगर कोई हीरो हो तो उससे रिलेटेड हम ये बोल सकते हैं, तो ये भी कट हो सकता है। तो ये इसका जवाब हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इसका जवाब जो है बिल्कुल सही है, गम है, गए हैं हम। यहाँ पर इसका जवाब बी ही है, डियाना अवार्ड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जिसे डायना अवार्ड, डायना पुरस्कार जो है वो भी कहा जाता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो 13-year-old स्कूल गर्ल दिल्ली से सिलेक्ट की गई है अमंग द रेसिपिएंट ऑफ 2020 डायना या फिर डियाना अवार्ड्स। और जो प्रिंसेस डियाना है या फिर डायना है टू द यंगस्टर्स ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए। उनको ये अवार्ड किस लिए मिला है? रिसाइकलर ऐप जो है ये डेवलप करने के लिए मिला है। ये वेब बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे कि जो वेस्ट हैंडलर्स हैं यूज़र्स उनको कनेक्ट किया जा सकता है। डोर टू डोर पिकअप सर्विस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छा है। डायना अवार्ड ये इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स आ सकते हैं और हाईएस्ट एक्कोलेट्स है यंग पर्सन को जो मिल सकता है सोशल एक्शन या फिर ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दरबुक शौक दौलत बेग ओल्डी रोड इसके रिगार्डिंग सवाल पूछा गया है। ये यहाँ पर कौन से दो लोकेशंस को कनेक्ट करता है? अभी देखिए जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, स्टैंड ऑफ जो यहाँ पर इंडिया चाइना के बीच में चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है और 2020 तक इसका कंप्लीशन हमें देखने को मिलेगा ऐसा भी बोला जा रहा है। अब इसमें कौन से दो इसको कनेक्ट करता है? तो लाहौल स्पीति और किन्नौर, लीपू लेक और कैलाश मानसरोवर, डोकलाम प्लेट्यू और नथुला पास, ले और काराकोरम पास। अगर आपको पता हो, थोड़ा बहुत आइडिया हो, थोड़ा बहुत आपने वीडियोस जो है वो देखे हो मेरे चाइना और इंडिया के स्टैंड ऑफ के रिगार्डिंग, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो अक्साई चीन वाला एरिया है, ठीक है, मतलब ये अगर हम पूरा हमारा भारत का नक्शा जो है वो देखते हैं तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ हमें जो अक्साई चीन एरिया है वो देखने को मिलता है। मतलब ये हमें LAC जो है ये देखने को मिलता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पर कहीं तो भी हमें दौलत बेग रोड देखने को मिलता है, तो इससे हमारा ये वाला कट हो जाता है, ये वाला कट हो जाता है ना। ये दो सीधे तरीके से कट हो जाते हैं। अब फर्स्ट और डी में इसका मतलब हमें कन्फ्यूजन जो है वो रह सकता है। अब इसका जवाब है यहाँ पर देखिए, जब हम दो ऑप्शन कट कर देते हैं 50-50% चांसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जब हम दो ऑप्शन कट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, तो अगर आपके कुछ आंसर्स कम पड़ रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको 75 का टारगेट है कि 75 क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं और इतने तो करनी पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। अब यहाँ पर अगर आपके 60 ही हुए हैं तो यहाँ पर आपको ऐसे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जवाब हमें देखने को मिलता है वो है ले और काराकोरम पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया का डिसीजन है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी रोड जो है देखने को मिल रहा है, ले और यहाँ पर काराकोरम पास जो उसको कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारा नया मैप। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर गालवान है ना, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो चल रहे हैं और गालवान वैली के पास यहाँ पर पेंगोंग लेक जो है वो हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ले है, यहाँ पर ये LAC जो है वो देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना के साथ। तो ये हमारा ईस्टर्न एरिया वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये वेस्टर्न एरिया यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट, ये सेंट्रल एरिया है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इस तरीके से 3 जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। बाकी जो डिटेल है वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में। अभी हमने न्यूज़पेपर लेसिस में देखा था जो यहाँ पर चल रहा है उसके रिगार्डिंग। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, डेडिकेटेड है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसे सर्व करने के लिए इन द फील्ड ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है उस फील्ड में, और उसी के साथ साथ जो आर्बिट्रेशन होता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो 2 स्टेट्स में होते हैं उसे यहाँ पर फैसिलिटेट करता है। मतलब उसमें क्या है, उसमें यहाँ पर रिजोल्यूशन जो है वो लाने की कोशिश करता है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन देखोगे आप तो इस्टेब्लिश किया गया है 1899 में। हेडक्वार्टर इसका है एक नीदरलैंड में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, सी इसका जवाब हमें देखने को मिलता है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। रिसेंटली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने पब्लिश किया है एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनल अवार्ड एड हॉक ट्रिब्यूनल, जो यहाँ पर डिस्प्यूट जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉज ऑफ सी रिगार्डिंग इटालियन मराइन केस। यहाँ पर हमने क्या किया है, न्यूज़पेपर लिसिस जो है हमारा इंडियन एक्सप्रेस का, उसमें देखा है इंडिया और इटली के बीच में जो यहाँ पर मराइन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर देखा गया है। इंडिया का जो कंटेंशन है उसे रिजेक्ट किया गया है कि यहाँ पर जो किलिंग हुई है इंडियन फिशरमैन की वो यहाँ पर इंडियन कोर्ट्स में ट्राइड किया जाए, रिजेक्ट कर दिया गया है। बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने न्यूज़पेपर में कवर किया हुआ है कि 2012 इंडियन पुलिस जो है डिटेन किए गए थे 2 इटालियन मरीन्स को, और उसी के साथ ऑयल टैंकर जो हमें देखने को मिला था और पायरेट्स है ये समझकर यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो हो गए थे, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी सारे जजमेंट जो है हमें देखने को मिलते हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमने जो हमने न्यूज़पेपर लिसिस देखा था उसमें हमने इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, इसके रिगार्डिंग भी हमने डिस्कशन जो है वो किया था। तो न्यूज़पेपर लिसिस आप ज़रूर देखा कीजिए, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो भी इस तरीके की बॉडीज़ आती है वो आपको पता चल जाती है। तो देखिए मेंस और प्रीलिम्स दोनों पर्सपेक्टिव से ये जो पॉइंट्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम, इसके रिगार्डिंग कुछ सवाल आपसे पूछे गए हैं। पहला है कि ये फंक्शन करता है अंडर द एजिंग ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। दूसरा है कि इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन जूनोटिक डिसीजेस के लिए ये कंपोनेंट है इस प्रोग्राम का। जूनोटिक डिसीज आप सभी को पता होगा, जो एनिमल्स है उससे जब ह्यूमंस में डिसीज ट्रांसमिट होता है उसे हम मोस्टली जूनोटिक डिसीज जो है वो कहते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस, ये भी बैट्स से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ है, उसे जूनोटिक डिसीज जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, और पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर सरासर गलत हो जाता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, बी इसका जवाब हमें देखने को मिलता है, क्योंकि फंक्शन करता है अंडर द एजिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, नॉट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फंक्शन करता है अंडर द एजिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर विडली आउटरेक अवेलेबल होती है उसमें हमें देखने को मिलता है कि इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम यूजुअली फीवर इंस्टेंस ऑफ डिसीजेज जो है अदर दैन कोविड हमें देखने को मिले हैं, और उसी के साथ साथ लॉन्च किया गया है क्या, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, असिस्ट किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2004 में। करंट सिनारियो अगर हम देखें तो काफ़ी इस तरीके के जो डिसीजेस है वो हमें देखने को मिले। मेयर 6 डिसीज अलर्ट्स जो है अक्रॉस द कंट्री देखने को मिल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर पास सिनारियो देखें तो सेम वीक 2019 में 17 अलर्ट्स थे। ठीक है, और अगर हम रीजंस देखें अंडर रिपोर्टिंग, तो लॉकडाउन और बिहेवियरल चेंज, काफ़ी लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया है। इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में काफ़ी लोग जो है वो प्राणायाम, योगा और काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, अच्छे तरीके खा रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ ओनली टेस्टिंग और ट्रीटमेंट जो है कोविड अवेलेबल है गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ में, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल रही है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, मतलब ये तो आपकी अदालत टाइप का ही हो गया। तो यहाँ अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इंडियन रेलवेज यहाँ पर लॉस जो है वो कर रही है पैसेंजर सर्विसेज में। इंडियन रेलवेज डिवाइड की गई है 12 जोन्स में एज पर एरिया ऑफ ऑपरेशंस। तेजस एक्सप्रेस ये पहली और ओनली प्राइवेट ऑपरेटेड ट्रेन है जो कि ऑपरेट की जा रही है बाय IRCTC। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा गलत हो जाता है। गलत क्यों है? क्योंकि 18 जोन्स में हमें देखने को मिलता है, ना कि 12 जोन्स में। तो जवाब इसका क्या रहेगा? जवाब इसका बी नहीं सी देखने को मिलेगा। 1 और 3 जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकरेक्ट है, इंडियन रेलवेज डिवाइड किए गए हैं 18 जोन्स में। ठीक है, और रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है फाइनल स्टेप लिया है टुवर्ड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज। देखिए हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर जो है उसका इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए, तब जाकर फायदा होगा, वेल्थ क्रिएशन जो है वो हो सकता है ना। प्राइवेटाइजेशन प्रोजेक्ट अंडर दिस एटलीस्ट 151 मॉडर्न ट्रेन जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। 190 पेयर ऑफ रूट जो है वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। रीज़न क्या है प्राइवेटाइजेशन के पीछे? इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे डेवलप किया जा सके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रांजिट टाइम को रिड्यूस किया जा सके, कि गवर्नमेंट की इसमें ये ट्रेन लेट चल रही है 2-2, 3-3 घंटे, 5-5, 6-6 घंटे, जहाँ ट्रेन को पहुँचना था वहाँ निकल रही है। इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यहाँ पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको पहचानना है। पहला है कि ये डिसाइड करता है ऑन द न्यू पॉलिसीज और कैपिटल एक्विजिशन 3 सर्विसेज में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सिर्फ ओनली। दूसरा है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो चेयरमैन होते हैं काउंसिल के। तो इसमें अगर आप देखो तो देखिए ओनली आ गया है। जब ओनली आता है तो 80% जो है वो गलत होते हैं, और यहाँ पर भी ये गलत है। और दूसरा जो है बिल्कुल सही है। जवाब इसका बी जो है वो हमें देखने को मिलता है।
यहाँ पर आप देख सकते हो इनकरेक्ट, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है यहाँ पर एक्विजिशन फॉर 3 सर्विसेज, और उसी के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड, आर्मी नेवी एयरफोर्स तो होती है, उसी के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये भी हमें देखने को मिलता है। रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है उसने अप्रूव किए हैं सेवरल प्रपोजल्स, जिससे कि यहाँ पर जो कैपेबिलिटीज है 3 सर्विसेज में वो बूस्टअप किए जा सके। ठीक है, इसमें हमें मिसाइल सिस्टम बाइंग करना, एडिशनल फाइटर जेट्स बाय करना। अभी आप देखोगे तो स्टैंड ऑफ जो चल रहा है चाइना के साथ, तो रशिया के साथ हमने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर आप देखो कॉस्ट जो है प्रपोजल का काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देखोगे पिनाका एमिनेशन, यहाँ पर आप देखोगे ऑल वेदर इनडायरेक्ट फायर फ्री फ्लाइट आर्टरी रॉकेट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता रहना चाहिए कि हॉल जो है ये बनाता है, और न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिटेल में ये सभी बॉडीज़ को मैंने कवर किया है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक ये भी हो जाता है, जब हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें खुद किस तरीके से हम करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं वो हमें पता चल जाता है। जैसे कि आपने हाल ही में देखा होगा कि मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज किया है MM एकेडमी फैमिली मेम्बर जो है उन्होंने ही, कि किस तरीके से वो खुद को इवेल्युएट कर रही है। मतलब इतना अच्छा लगा मुझे, देखो इतना प्राउड फील हुआ, और मुझे भी मोटिवेशन आता है कि MM एकेडमी फैमिली मेम्बर जो इतना अच्छा तरीके से यहाँ पर खुद को डेडिकेशन के साथ पूरी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी आपको उस तरह की क्वालिटी यहाँ पर प्रोवाइड करूँ। तो यहाँ पर क्या है, हम खुद को इवेल्युएट करते हैं, तो उन्होंने पूरे महीने भर का खुद को इवेल्युएट किया है कि करंट अफेयर में किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, क्या किया है ना। तो ये मैप जो है इस तरीके से आप खुद को इवेल्युएट करोगे, तब जाकर आप खुद पर वर्क कर पाओगे, और फिर जहाँ पर कमियां हैं उस पर वर्क करोगे तो फिर आप बेटर बन पाओगे। तो इसे कहते हैं हम स्मार्ट वर्क। तो इस तरीके से आपको चीज़ें जो है वो करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा करना, है ना। और MM एकेडमी फैमिली मेम्बर्स को हमेशा मेरी ड्यूटी रहेगी कि आपको हमेशा आपकी सर्विस में मैं तत्पर रहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अस्त्र मिसाइल, यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको कौन बनेगा है सीरीज़ के थ्रू यहाँ पर बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, जिससे कि क्या होता है कि आपका पूरा परसेप्शन जो है वो क्लियर हो जाता है, रिवीजन हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। अस्त्र मिसाइल जो है वो अगर आप देखो डेवलप की गई है डिफेंस रिसर्च DRDO के द्वारा, बियॉन्ड विजुअल रेंज है, एयर टू एयर मिसाइल है। आपको कभी कभार मैच द पेयर में पूछा जाता है कि ये एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है, सरफेस टू एयर मिसाइल कौन सी है, ऐसा। ठीक है, तो ये लॉन्ग रेंज, ये आप मिसाइल देख सकते हो, ब्राह्मोस मिसाइल, इसकी क्या रेंज है वो आप देख सकते हो। फिर MiG-29 फाइटर जेट, ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है, सोवियत रशिया के द्वारा डेवलप किया गया है। फिर Su-30 MKI फाइटर जेट आप देख सकते हो, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी डिफेंस, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो चेयरमैन होते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आ रहा है, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पूछा गया है। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन सेलिब्रेट कर रहा है अपना अपकमिंग आषाढ़ पूर्णिमा 4 जुलाई 2020 को एज धर्म चक्र डे। दूसरा है डे जो है मार्क किया जाता है बुद्धास फर्स्ट टीचिंग आफ्टर एनलाइटनमेंट अटेंड करने के बाद। तीसरा है मोस्ट सेक्रेड डे जो है बुद्धिस्ट का, वो हमें ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरा यहाँ पर गलत हो जाता है। सेकेंड मोस्ट सेक्रेड डे जो है माना जाता है बुद्धिस्ट इसमें, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब बी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरा गलत है, क्योंकि सेकेंड मोस्ट सेक्रेड डे माना जाता है आफ्टर द बुद्धा पूर्णिमा या फिर वैसाख। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टनरशिप की है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ, जिससे कि अपकमिंग यहाँ पर आषाढ़ पूर्णिमा जो है 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया जा सके एज अ धर्म चक्र डे। फेस्टिव यहाँ पर जो फेस्टिविटीज़ होती है स्टार्ट ऑफ होगी चैंटिंग प्रेयर ऑफ सारनाथ जो यहाँ पर होता है वाराणसी में, और उसी के साथ साथ यहाँ पर फुल मून डे, है ना, ये सब हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर इसे एसाला पोया कहा जाता है श्रीलंका में, उसी के साथ आंसना बुआ थाईलैंड में कहा जाता है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन उसके थ्रू हम करंट अफेयर के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो भी सवाल आ सकते हैं यहाँ पर कवर हो ही रहे हैं। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर रेनी सीजन रिट्रीट होता है और ऑब्जर्व किया जाता है गुरु पूर्णिमा में बुद्धिस्ट एंड हिंदूज, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि डायरेक्ट एप्लीकेशन इन सिलिकॉन ड्रग रिकवरी प्रोसेस में कौन कौन सी देखने को मिलती है, कौन सी डायरेक्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। कौन सी औषधि खोज प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका सीधा अनुप्रयोग होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें देखने को मिलता है दोनों का होता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर सिमुलेशन दोनों का होता है। तो यहाँ पर जवाब हमें सी देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन 2020। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर ड्रग कैंडिडेट जो है अगेंस्ट SARS-CoV-2 यहाँ पर किए जा सके। इन सिलिकॉन ड्रग रिकवरी ये एक्सप्रेशन है जो इस्तेमाल किया जाता है परफॉर्म्ड ऑन कंप्यूटर वाया कंप्यूटर सिमुलेशन। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स अगर हम देखिए एप्लीकेशन है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे कि रैपिडली ग्रोइंग रिपोजिटरी जो है इन्फॉर्मेशन की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड वो यहाँ पर ग्रो की जा सके। उसी के साथ साथ फंक्शनिंग यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ट्रैक्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 ट्रैक्स है। पहला ट्रैक है जो कंप्यूटेशनल मॉडलिंग के ऊपर डील करता है, ड्रग डिजाइनिंग, यहाँ पर लीड आइडेंटिफाई करना। सेकेंड जो है पार्टिसिपेंट को इनकरेज करता है कि नए टूल्स एल्गोरिथम्स जो है यहाँ पर डेवलप किए जा सके। तीसरा जो है ओनली डील विथ नोवेल आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज, इस फील्ड में जो आउट ऑफ बॉक्स होंगे उससे ये डील करता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको लोकेशन आइडेंटिफाई करना है जो अपीयर्ड हो रही है न्यूज़ फॉर द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स, जो हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स हैं उनकी जो डेथ हो रही है मिस्टीरियस डेथ। तो यहाँ पर रहस्यमय मौत जो हो रही है, तो यहाँ पर लोकेशन आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या है? तो ये हमें देखने को मिलता है बेसिकली ओकावांगो डेल्टा। ओकावांगो डेल्टा जो है इसका जवाब हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो पास्ट 2 मंथ्स हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट जो है वो डाई हुए हैं ऑफ मिस्टीरियस डेथ। यहाँ पर डेल्टा में कॉज ऑफ डेथ जो है स्टैब्लिश नहीं हो पाई है, येट टू बी स्टैब्लिश। ठीक है, ओकावांगो डेल्टा अगर हम देखें तो वेरी फ्यू मेजर इंटीरियर डेल्टा सिस्टम है जो डू नॉट फ्लो इनटू द सी या फिर ओशन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये डेल्टा। ओके, तो ये कहाँ पर है ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, आप पता ही चल गया होगा आपको, यहाँ पर बोत्सवाना है, साउथ अफ्रीका है, कहाँ पर है पता चल गया होगा। ये जो डेल्टा है कंप्राइज करता है परमानेंट मार्शलैंड्स और सीजनली फ्लडेड प्लेन्स। डेल्टा जो है वो कवर करता है पार्ट्स ऑफ कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो कालाहारी डेजर्ट है। बोत्सवाना यहाँ पर आप देखोगे लैंडलॉक कंट्री है साउदर्न अफ्रीका में, 70% टेरिटरी कालाहारी डेजर्ट से कवर्ड है। और ये जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। अफ्रीका की ओल्डेस्ट कंटिन्यूस डेमोक्रेसी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। कन्वेंशन डिफाइन करता है डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन एज टेरिटोरियल सी लिमिट। दूसरा है डिस्टेंस जो है 200 नॉटिकल माइल्स का एज ए डिस्टेंस ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक लिमिट, और ये जो है ये आता है अनक्लोज में। तो इसमें सही कौन सा है ये आपको बताना है, करेक्ट कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखो तीनों जो है बिल्कुल सही है, जवाब इसका डी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अगर आप देखो लॉ ऑफ द सी ट्रीटी, ठीक है, फॉर्मली इसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी। एडॉप्ट किया गया है 1982 में। ज्यूरिडिक्शन जो है ओशन का ये यहाँ पर आप देख सकते हो टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल्स, और बाकी 12 नॉटिकल है कंटेंजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ पर 200 नॉटिकल माइल्स है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर इंटरनेशनल एयर स्पेस, नेशनल एयर स्पेस, इंटरनल वाटर जो यहाँ पर अंदर का होता है उसे इंटरनल वाटर कहा जाता है। तो 3 यहाँ पर न्यू इंस्टीट्यूशंस है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी और कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है यहाँ पर राइज, तो यहाँ पर मतलब ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ पूरा यहाँ पर तक आप देखोगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, फिर यहाँ पर आप देखोगे ये राइज है, और फिर बॉटम हमें देखने को मिलता है ओशन का, है ना। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रहना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम ज्योग्राफी जो है उसमें ये सारी कवर करेंगी, जब ज्योग्राफी अभी आने ही वाला है आपके सामने, ज्योग्राफी का जो कोर्स है वो बस आने ही वाला है, तो काफ़ी मज़ा आएगा उस कोर्स में भी। आपको MM एकेडमी ऐप से आप जुड़े रहिए, इसमें आपको जितने भी कोर्सेस है हाईएस्ट क्वालिटी के मिलेंगे। इवन करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, आपको मॉक टेस्ट मिलेगी, आपको यहाँ पर जो बाकी की चीज़ें हैं जैसे कि जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसके क्वेश्चंस हो जाए, तो सभी मिलने वाला है। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे यहाँ पर सारी चीज़ें करनी है। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।